अगर दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन अगर R1 है, अब फिर मान लीजिए कि यही दोनों पॉइंट चार्ज को हम सेपरेशन चेंज कर दिए। अब इसका सेपरेशन हो गया R2। तो ये जो सिस्टम हम माने हैं, सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज है, इसी को सेपरेशन जब हम दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन जब बढ़ा दिए तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो। तो कितना से चेंज हो गया इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े, UR2 माइनस UR1 Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। दिस इज द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस सिस्टम। अगर ये दोनों को पॉइंट चार्ज को मान लीजिए हम पकड़े हुए हैं, इसको अगर छोड़ दें, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा और दोनों मान लीजिए रिपेल करेगा, तो क्या होगा कि दूर भागेगा तो सेपरेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। अब सवाल है, इसको दूसरे तरीके से समझा रहे हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी, इसको रेस्ट से हम छोड़ दिए, रिपेल किया, सेपरेशन बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ दिया, ये आया कहां से काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी आया कहां से? दरअसल में ये जो काइनेटिक एनर्जी आया, उतना से इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घटा। कितना से घटा? इतना से। यही काइनेटिक एनर्जी में बदल जाए। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इस पर चार्ज दिया रहे 2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, इनिशियल सेपरेशन 10 सेंटीमीटर, फाइनल 20 सेंटीमीटर, बताइए इसको जब हम रेस्ट से छोड़ दिए तो फाइनल ये सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या? आप यही निकाल दीजिए, आंसर होगा। सर ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा ना। हम हाँ, ये चेंज आएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, ये निगेटिव आ जाएगा। R2 बड़ा है ना, तो 1/R2 छोटा, ये निगेटिव आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बस उतना ही उसको पॉजिटिव कर दीजिएगा बस, क्योंकि जितना से पोटेंशियल एनर्जी घटा वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। तो देखिए ये हम लोग जो पढ़े, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला पढ़े हैं। इसमें चेंज का ये UR1 इनिशियल, व्हेन सेपरेशन R1, पोटेंशियल एनर्जी UR1, व्हेन सेपरेशन R2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू पॉइंट चार्जेस सिस्टम UR। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना हो, जैसे कभी कभी ऐसा भी पूछता है, Q1 Q2 दे देगा क्वेश्चन में, दोनों का वैल्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया रहेगा, बताइए इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, ऐसे भी पूछता है। ये तो फॉर्मूला चेंज का है, वो पूछा सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सुन लीजिए, डिफिनेशन सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का होता है, लेकिन केवल पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन हो सकता है अगर किसी खास व्यवस्था के लिए हम सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लें। 0 मान लें। अगर ये कन्वेंशन है कि जब Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी यहां बोलने का मतलब कि इतना लार्ज सेपरेशन कर दीजिए, बस एक Q1 Q2 एक दूसरे पर प्रोपोर्शनल, उस समय इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं।
ये जो पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, ये माना जाता है। ऐसा ऊपर से भगवान चिट्ठी लिख के नीचे नहीं भेजे हैं कि इसको जीरो ही मानना, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये जीरो मानते हैं क्योंकि कोई भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है इनिशियली ये हम बता नहीं सकते, चेंज केवल बताते हैं, वही चेंज बदल जाता है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बोलना हो तो कहीं रिफरेंस मानना हो, और यहाँ रिफरेंस मानने का कन्वेंशन ये है कि जब दोनों पॉइंट, रिफरेंस मतलब जहां जीरो मान, जब दोनों पॉइंट चार्जेज इनफाइनाइट सेपरेशन पर हो तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान। मतलब इफ वी एज्यूम UR1 0 when R1 is equal to infinity, R1 is equal to infinity, तो ऐसे केस में UR कितना होगा, UR क्या होगा? तो क्या करेंगे हम, इसी फॉर्मूला से लिख लो, बस कुछ नहीं, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कंडीशन कि जब ये इंफिनिटी है तो इसको जीरो मानना है, और जब ये फाइनल सेपरेशन आर है तो पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होगा निकालना है, क्वेश्चन है। तो यहां पर रख देते हैं, ये जीरो हो गया तो ये UR माइनस जीरो, ये आ गया। अब यहाँ R2 की जगह पर R और R1 की जगह पर इंफिनिटी रख दिए, ये आ गया 1 बाई इंफिनिटी जीरो होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेज सिस्टम का फॉर्मूला हो गया K Q1 Q2 बाई R, इसको K भी बोलते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R। यस, ये तो UR का मतलब ब्रैकेट में जो लिखते हैं ना, वो पोटेंशियल एनर्जी R का फंक्शन है, R पर डिपेंड करता है। सिर्फ आप ये भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये U इंटू R नहीं है, ये जो ब्रैकेट में लिखा रहता है कैलकुलस का स्टाइल है, उसका मतलब उस पर डिपेंड कर रहा है, ऐसा बहुत बार आप देख चुके होंगे, उसका मतलब वो डिपेंड कर, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब अगर ये दोनों पॉइंट चार्जेस का वैल्यू दिया हुआ है, 3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन भी दिया हुआ है, तो ऐसे केस में सेपरेशन भी दिया हुआ है, तो ऐसे केस में हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं K Q1 Q2 बाई R। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला बार बार ये भी जरूरत पड़ेगा जब हमको क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ रहेगा कि किस व्यवस्था के लिए सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानना है, तो हम वही मानेंगे जो साइंटिस्ट का कन्वेंशन है, मतलब इनफाइनाइट सेपरेशन पर। और ऐसे केस में 2 पॉइंट चार्जेज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2 बाई R, K Q1 Q2 बाई R। ठीक है, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया 2 पॉइंट चार्ज। अब मान लें 3 पॉइंट चार्जेज होता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम, 3 चार्ज पार्टिकल्स सिस्टम, 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम, ये तो 2 पॉइंट चार्जेज का हो गया K Q1 Q2 बाई R। अब 3 पॉइंट चार्जेज का क्या होगा, मान ले 3 पॉइंट चार्ज अब सिस्टम में है, Q1 Q2 Q3, जो ये ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखा हुआ है, ये सेपरेशन R1 2, ये R2 3, हेलो, हाँ थोड़ा ग्रीन हेरोल्ड वही लिखी है, नाम बदल देती है तो दिक्कत ना हो जाएगा।
तो यहाँ नाम देख कर ही मैं उसको एडिट करते हैं, नाम नाम बदल दी, हम सोचे कोई और स्टूडेंट। अच्छा ठीक है, तो ना नहीं जैसे नाम अपना कोई भी मोबाइल बदल दे तो नंबर चेंज करने आता होगा ही तुरंत। हाँ जो नाम से जुड़ती है डेली वैसे। हाँ हाँ ठीक ठीक है, तुरंत हो जाएगा। ठीक, नाम चेंज कर ठीक। तो अब इस 3 पॉइंट चार्जेज सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये 3 पॉइंट चार्जेज सिस्टम। तो देखिए ये 3 पेयर बनेगा, Q1 Q2, Q1 Q3 और Q2 Q3। मतलब ये फॉर्मूला आपको 3 बार लिखना होगा। तो ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12। फिर इसका हो जाएगा इस पेयर का 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R13। और फिर इसका हो जाएगा 1/4πε0 Q2 Q3 by R23। This is the electric potential energy of 3 charged particle system। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये स्क्वायर के वर्टिसेस पर अगर 4 चार्ज पार्टिकल सिस्टम रहे, 4 तब कितना ऐसा पेयर बनेगा, तो 6 पेयर बनेगा। 3 में 3 तो 4 में 4, ऐसा नहीं याद रखना है, 4 में 6 बनेगा। हम बना के भी दिखा देते हैं, Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q2 Q3 Q2 Q4 Q3 Q4, बस और पेयर नहीं बनेगा, सोच लीजिए आराम से। मतलब टोटल 6 पेयर बनेगा, तो 6 बार लिखना होगा। अब कितना सोचता है सर, ये कैसे हम समझेंगे कि कितना पेयर बनेगा? अब सोचेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। सोच तो लेंगे लेकिन बड़ा टाइम लग जाएगा हमके। हाँ सोचने वाला तो सोच ही लेगा, लेकिन टाइम लग जाएगा। तो उसका एक तरीका है कि अगर 5 पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, 5 तो 10 पेयर बनेगा, 6 है तो 15 पेयर बनेगा, 7 है तो 21 पेयर बनेगा, 21, 8 है तो 28। तो ये कैसे पता करेंगे? ये एक याद रखेगा, ये फॉर्मूला n इंटू n-1/2 नंबर ऑफ पेयर्स टेकिंग 2 एट ए टाइम इज गिवन बाय n इंटू n-1/2। अब यहाँ देखिए n का वैल्यू 2 रखिए, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 रखिए, ये 3 रखिएगा तो 3 आ जाएगा। 4 रखिए, 4 रखिएगा तो 6 पेयर आ जाएगा। अब रखते जाइए, आराम से आते जाएगा। 8 रखिए, 8 इंटू 7/2 28 पेयर। तो ये अगर 4 चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, Q माइनस Q, और स्क्वायर के वर्टिसेस पर रखा हुआ है इस तरह से स्क्वायर के वर्टिसेस पर रखा हुआ है। साइड लेंथ है ए मान L है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना। इसमें हमको पूछता है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको बनाइए, 6 टर्म लिखना होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर। इसमें 6 बार लिखना होगा K Q1 Q2 बाई R। स्क्वायर के वर्टिसेस पर 4 पॉइंट चार्जेज रखा हुआ है, साइड लेंथ मान ले L है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, ये सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको बनाइए। ये सब ने लिखना, जो केवल इसको लिखना है, ये सब तो नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा।
पीडीएफ में मिल जाएगा, उसको सामने लेके बैठिएगा नोट्स को एनी टाइम। तो निकालिए, इसको बनाइए। बन गया? देखिए 6 वो लिखाएगा ना, 4 चार्ज पार्टिकल है तो 6 पेयर लिखा है, 6 बार लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 6 बार लिखना होगा, है ना? ठीक, तो ये हो जाएगा। हम देखिए लिख देते हैं, हो गया आंसर। 6 बार लिख दिए, 4 2 6, 4 + 2 6। देखिए 4 पेयर ऐसा बना, इसमें एक Q इंटू माइनस क्यू, के क्यू इंटू माइनस क्यू बाई एल एक हुआ, फिर के क्यू इंटू माइनस क्यू बाई एल 2 हुआ, फिर के क्यू इंटू माइनस क्यू बाई एल 3 हुआ, फिर के क्यू इंटू माइनस क्यू बाई एल 4 हुआ। 4 तो एक ही चीज है तो 4 से गुना कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसमें 2 पेयर ऐसा भी बनेगा, ऐसे डायगोनल, लेकिन इसमें सेपरेशन एल नहीं होगा, ये दोनों के बीच का सेपरेशन √2l हो जाएगा। तो के क्यू इंटू क्यू बाई √2l, और ये भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माने के क्यू स्क्वायर बाई √2l। दो गो ऐसा हो गया, यही आंसर होगा। अब जो बस सिंप्लीफाई केवल कर देना है, तो इसमें 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्यू स्क्वायर बाई एल, क्यू स्क्वायर बाई एल बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यहां बच गया -1, और क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एल कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 2√2, 2 रूट नीचे में, हाँ ये -1 अब +1 बाई 2√2, तो ये आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन और बनाइए, ये नोट्स में बना हुआ है, उसको देखिएगा नहीं, ये तो नहीं बना हुआ था, इसलिए इसको लिखना भी है आपको कॉपी में। ऐसे वीडियो तो खैर भेज ही देते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना, महीना में एक बार ऐसा हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, मतलब कि क्या पता अंदर, हम फोटो एडिटिंग थोड़े जानते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है, 1-2 बार 11th में हुआ है, 12th में भी एक बार शुरुआत में हुआ था, जो एक वीडियो उसमें अपलोड किया हुआ नहीं, तो फिर उसको रिपीट करके हम पढ़ा दिए, इसीलिए, बाकी अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए जो क्वेश्चन, हाँ जो नोट्स में उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको खाली आप आंसर लिखिए, क्वेश्चन क्या लिखिएगा, क्वेश्चन देखिए नोट से, समय बचाइए, है ना। तो ये क्यूब है, क्यूब के वर्टिसेस पर, अब हर वर्टिसेस पर टोटल क्यूब में कितना कॉर्नर होता है, तो 8 कॉर्नर होता है ना। तो क्यूब में 8 कॉर्नर पर इक्वल पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इक्वल पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। साइड लेंथ इसका ए है, साइड लेंथ ए,
अब इस सिस्टम का हमको सिस्टम का ये निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सब चार्ज सेम है। हाँ, मतलब कितना पेयर अब की लिखाएगा? तो सर 8 चार्ज है ना, तो 28 लिखाएगा। हाँ, तो 28 बार ये लिखना होगा क्या, के Q1 Q2 बाई आर 28। चलिए इसका आंसर बनाइए। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम shown in figure in which 8 equal point charges are kept at the vertices of cube of side length A। तो क्वेश्चन तो देख ही रहे, आपको आंसर खाली अब लिखना है। इसमें 4 ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था, ये ना एनसीईआरटी ना ऐसे बड़ा क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये किसी और बुक का क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए। मतलब जितना पेयर आएगा उतना बार लिखना हो, वही सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो 28 लिखना होगा, लिखिए। तो इसमें 12 एज होता है, एज 12 होता है, फेस डायगोनल 6 होता है, ये सब जानते हैं। 8 कॉर्नर होता है, 12 एज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज इसमें 12 होता है, कॉर्नर 8 होता है, फेस 6 होता है, और क्यूब डायगोनल जो है, बॉडी डायगोनल 4 होता है। यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, अपोजिट बने। तो जैसे रूम में जो आप बैठे हुए हैं, उसका एक नीचे का कॉर्नर, एक ऊपर का कॉर्नर, फिर इसको ऊपर और नीचे 2 गो ये और 2 गो इधर हो जाएगा, 4 कॉर्नर। तो 12 हो गया एज, 12 एज हो गया। उसमें दोनों के बीच का सेपरेशन ए होगा। 6 फेस है और हर फेस पर 2-2 पेयर बनेगा, ये 1 2, जिसमें सेपरेशन 1 2, जिसमें ये सेपरेशन होगा √2a। तो 12 6 18 हो गया, 12 6 18 नहीं, 12 12 24 हो गया। 6 पेयर, 6 फेस में 12 पेयर बने, तो 12 12 24 हो गया और 4 डायगोनल हो गया 28। मतलब इसका आंसर होगा 12 पेयर तो ऐसा बनेगा जिसमें दोनों के बीच का सेपरेशन ए होगा, के क्यू क्यू बाई ए, 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 ऐसा 12 पेयर होगा। और 12 वो ऐसा होगा जिसमें फेस डायगोनल होगा, जिसमें के Q1 Q2 बाई के Q1 Q2 के Q1 Q2 बाई √2a होगा। और 4 जो है वो डायगोनल होगा, 4 डायगोनल होगा। ये इसका कॉर्नर इसके कॉर्नर से मिलाएंगे। रूम में जहां बैठे हुए हैं, इसके एक कॉर्नर से एक कॉर्नर मिलाइए, एक कॉर्नर से एक कॉर्नर, और फिर इस कॉर्नर से इस 2 गो ये हो जाएगा, 2 गो इधर से हो जाएगा। उसमें डिस्टेंस क्या होगा, √3a हो जाएगा। 4 √3a हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई √3a। अब इसी में जो कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, आंसर आ गया। कितना सोच रहा हो, 28 को लिखना है, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होगा नहीं, बहुत सारा तो सिमिलर टाइप का था, इसलिए 28 नहीं 3 लिखना पड़ेगा। 3 से 28 हो गया, 12 12 24 4 28, 12 एज, 12 फेस डायगोनल और 4 बॉडी डायगोनल। एज में लेंथ हो गया ए, फेस डायगोनल हो जाएगा √2a और बॉडी डायगोनल हो जाएगा √3a। तो 4 √3a हो गया, 12 √2a हो गया और 12a हो गया। आंसर हो गया।
देखिए ये थोड़ा 11th का कंसेप्ट है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ बहुत लोग पढ़ा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बताते हैं, याद करवाते हैं, रिपीट करवाते हैं। इसमें वर्क डन को दो पार्ट में बांटते हैं। एक अगर मान ले सिस्टम है, सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल है, दो ही लेते हैं, तो ये आपस में जो फोर्स लगाएगा, चाहे रिपेल करे चाहे अट्रैक्ट करे, अगर सेम नेचर का चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट नेचर का चार्ज है तो रिपेल करेगा। जो आपस में फोर्स लगाएगा वो इंटरनल फोर्स हो गया। बाहर से इस पर जो फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो ये अगर ये पार्टिकल इधर चलता है तो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा, इसके द्वारा भी होगा, इसके द्वारा भी होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी आर। तो ये इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अरे यही हुआ भाई, लेकिन पार्ट में बांट दिए। दिस इज, ऐसे कोई बोल दे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम and it is derived from Newton's second law of motion। ये 11th का चीज है, लेकिन थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि इसका जरूरत है हमको। तो अब जो है ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में फोर्स को पहले दो पार्ट में तोड़ दिए। सिस्टम में पार्टिकल्स जो है आपस में जो फोर्स लगाएगा, आपस का फोर्सेस को इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। बाहर से जो फोर्स लग रहा है उसको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो गो बॉल है, ये दोनों पर चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। इधर से कोई मान लीजिए कि आदमी उसको बॉल को पुश भी कर रहा है, ढकेल भी रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। या जमीन लगा रहा है नॉर्मल, ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। मतलब जिसको आपने सिस्टम माना, एकदम क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि हम किस इसी दोनों को हम एक साथ सिस्टम माने हैं, तो उसको वो आपस में जो फोर्स लगाएगा वो इंटरनल फोर्सेस होगा, और उसके अलावा जो भी फोर्स लगेगा एक्सटर्नल होगा। ठीक, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक। अब एक्सटर्नल में जो फोर्स लगे, लेकिन इंटरनल में को भी दो पार्ट में बांट देते हैं। इसको नहीं बांटते हैं, इसको इसे रहने देते हैं। कौन कौन पार्ट में? अगर वो इंटरनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स या स्प्रिंग फोर्स, तो उसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस। क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव इंटरनल। और अगर फ्रिक्शन है तो उसको बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स उसको कहते हैं जिसके द्वारा वर्क डन ड्यूरिंग द राउंड ट्रिप 0 होता है, और नॉन कंजर्वेटिव जिसके द्वारा वर्क डन ड्यूरिंग द राउंड ट्रिप 0 नहीं होता। तो इसको हम इंटरनल को वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस, मतलब इसको दो पार्ट में बांट दिया। इसे ऐसा कुछ और अदर फॉर्मूला, इसी को और अदर फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम को ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये न्यूटन के सेकंड लॉ से डिराइव होता है और इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। ये हर जगह वैलिड होता है इनर्शियल फ्रेम में। जिसमें न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड होता है, उस जहां जहां वहां वहां ये भी वैलिड होगा, क्योंकि ये डिराइव होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से। अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस, इसमें हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस। अगर WNC 0 हो जाए, मतलब कोई ऐसा न्यूमेरिकल है, ऐसा न्यूमेरिकल ज्यादातर मिलता है आइडियल, ज्यादातर 12th में तो ज्यादातर मिलेगा। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा, केवल आदमी लगा रहा है, मान ले बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है, और चार्ज एक दूसरे पर लगा रहा है, वो तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक। तो अगर ऐसा हो जाए तो स्पेशल केसेस, तब क्या लिखा जाएगा? तब ये लिखा जाएगा WC प्लस W एक्सटर्नल, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय
एक्सटर्नल फोर्स। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस KF माइनस KI माइनस WC। और ये एक डिफिनेशन होता है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जो काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में अगर काम करते हैं हम, मान लो कोई यहाँ चार्ज है रखा हुआ, एक और चार्ज को इसके ये फोर्स लगा रहा है, इधर हम ढकेल के इधर ला रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट में जो हम काम किए वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो जितना हम काम किए उतने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। अगेंस्ट में काम किए तो अगेंस्ट मतलब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स में माइनस से मल्टीप्लाई करना। अगेंस्ट माइनस मतलब अगेंस्ट। तो ये डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन देखिए, ये पूरा हम 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उसको पूरा डिफिनेशन बता रहे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का यही डिफिनेशन है कि जो हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हैं वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाता है, उतना ही से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ जाता है। ये जनरल है, इसे क्योंकि ये डिफिनेशन है, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर डिफिनेशन का इसमें हम यूज करें तो क्या आ जाएगा, KF माइनस KI और माइनस WC के जगह पर लिख देंगे UF माइनस UI, UF माइनस UI। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। इसको अब हम लिख सकते हैं क्या, UF KF को एक साथ कर दीजिए माइनस UI KI को भी एक साथ कर दीजिए। ये हो गया फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ये हो गया इनिशियल मैकेनिकल। देखिए, लेकिन अगर ये कोई फॉर्मूला याद रखता है तो उसको ये बात याद रखना होगा, कंडीशन है कि ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन उस क्वेश्चन में 0 होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लगाइए ना भाई, जनरल वर्क एनर्जी, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। अब कुछ और स्पेशल केस की बात करते हैं। अगर WNC 0 हो और KI बराबर भी KF, मतलब कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें सिचुएशन कुछ ऐसा है कि फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 है और सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, तब ऐसे क्या केस में क्या होगा, ये जब दोनों बराबर होगा तब ये तो 0 हो जाएगा, दोनों इक्वल होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा। ये अगर 0 हो गया और ये भी 0 है तो बचा क्या, ये दोनों। अच्छा, लिखते हैं इसको, मतलब WC प्लस W एक्सटर्नल बराबर 0, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर माइनस WC। अब माइनस WC, दिस इज द डिफिनेशन, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस W UF माइनस U। अब ये फॉर्मूला कितना याद रखता है, पूछते हैं कि क्या इसमें कोई कंडीशन है। कंडीशन क्या होता है पता नहीं, कहां कहां जहां नहीं लगना चाहिए वहां भी वही फॉर्मूला लगा देगा, गलती कर दे। ये भी है, ये भी है। इसमें एक कंडीशन था, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन 0, इसमें 2 कंडीशन है, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 होना चाहिए और इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होना चाहिए, तब ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एक स्पेशल केस और बात करते हैं जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, PCME, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मैकेनिकल एनर्जी। ये भी प्रिंसिपल कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं है, मतलब इस प्रिंसिपल में भी प्रतिबंध है सर। okay, हाँ, माने कुछ कंडीशन है, वो याद रखना। जहां तहां हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे, गलती हो जाए। मतलब आप तीसरा को बताते हैं, WNC 0 हो और W एक्सटर्नल 0, अब की ऐसा सिचुएशन हो कोई क्वेश्चन में, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा, ये थोड़ा रिपीट कर रहे हैं 11th का चीज, हमको जरूरत पड़ेगा थ्योरी भी समझने में और न्यूमेरिकल भी बना, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल बनाने में भी और डिफिकल्ट में भी, मतलब कि कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड, सब में काम देगा। थ्योरी डेरिवेशन ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको रिपीट करें, बहुत सा को याद भी है, लेकिन हम ये रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हम कर चुके हैं, रिपीट करके पढ़ाएंगे। तो WNC 0 और मिटा दिए, ये जनरल वाला से ही तो काम होगा। तो जनरल वाला ये था जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, इसी में अब एक स्पेशल केस और कंसीडर कर रहे हैं, है ना, एक स्पेशल केस और कंसीडर कर रहे हैं। क्या? तो ये 0 और ये भी 0। अच्छा, तो WC बराबर, तो ऐसे केस में WC इक्वल टू हो गया UF माइनस EY, और WC बराबर क्या होगा, यहां से WC इसको माइनस पे इधर भेज दीजिए, तो ये उलट के लिखा जाएगा UI माइनस UF, है नहीं, WC यहां से थोड़ा WC ये 0 हो गया ना, और ये भी 0, KF माइनस KI, सॉरी KF माइनस KI, ये होता है, ये 0 ये 0, देन WC इक्वल टू KF माइनस KI, और WC का वैल्यू यहां से लिखिए, ये माइनस के इधर कीजिए, उलट के लिखाएगा UI माइनस UF बराबर KF माइनस KI, KI को इधर कीजिए, UF को उधर, ये क्या हो गया, टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, इसको PCME कहते हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन देखिए, ये उसी क्वेश्चन में आप अप्लाई कीजिएगा जिसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 और एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा भी वर्क डन 0 होगा। मतलब ये हर न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं हो सकता, ये उस केस में अप्लाई हो सकता है जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 हो और एक्सटर्नल फोर्स भी उसके द्वारा भी वर्क डन 0। जैसे ऐसा क्वेश्चन बहुत सब को मिलता है, ये 2 कूलम माइक्रो कूलम चार्ज है, ये 4 माइक्रो कूलम चार्ज है, ये 1 मीटर के सेपरेशन पर रखा हुआ है, इसका सेपरेशन जब इनफाइनाइट होगा तो बताइए इसमें मास सेम है, इसका जब सेपरेशन इनफाइनाइट होगा तो ये दोनों का स्पीड निकालिए, छोड़ दिए हैं रेस्ट से, स्पीड निकालिए, बन जाए, कोई दिक्कत? कैसे? देखिए, इसका जो अभी है ना, वो दोनों रेस्ट में है, तो कौन सी है, मास दिया रहेगा, मतलब 55 ग्राम दिया हुआ है मान लीजिए, है ना, MV ये भी M है। अब दोनों छोड़ेंगे तो जितना वेलोसिटी ये इधर गेन करेगा उतना ही वेलोसिटी ये गेन करेगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है। सोचिए, अगर आप सोचिए, मास दोनों का सेम है, दोनों पर ये जितना फोर्स इस पर लगाएगा इधर, ये उतना ही फोर्स इस पर लगाएगा इधर, फोर्स भी सेम, मास भी सेम, तो एक्सीलरेशन दोनों का सेम, इसलिए स्पीड भी दोनों सेम ही गेन करेगा। नहीं तो प्रिंसिपल अगर मास अलग अलग रहेगा ना तो स्पीड की सेम नहीं गेन करेगा, तब ऐसा निकालना पड़ेगा M1 V1 बराबर M2 V2, मतलब ये अगर V1 वेलोसिटी गेन किया वो V2 तो ये होगा, लेकिन अगर मास सेम हो जाए तब क्या हो जाएगा, तब देखिए V1 बराबर V2, मास सेम नहीं होगा तो PCLM लग जाएगा। देखिए, ये दोनों पार्टिकल को हम पकड़े हुए हैं, एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, छोड़ दिए, दोनों चलने लगेगा, स्पीड गेन करेगा, लेकिन रेस्ट से छोड़े हैं ना, तो सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हम तो छोड़ दिए, दोनों आपस में लगा रहा है, वो तो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है ना,
तो ये फॉर्मूला लगता है, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल शुरू का लीनियर मोमेंटम कितना? तो शुरू का लीनियर मोमेंटम 0, क्योंकि रेस्ट में था, ये भी 0, ये भी 0। बाद में इसका वेलोसिटी मान ली जाए, इसका दूर में गया तो इसका वेलोसिटी v2 हो गया, इसका वेलोसिटी v1 हो गया बाद में। तो इसका मोमेंटम हो जाएगा, अगर मोमेंटम इज ए वेक्टर, इधर वेक्टर से सावधान, सावधानी पॉजिटिव और निगेटिव का। अगर इधर आप पॉजिटिव लेते हैं तो इधर निगेटिव, मतलब m v2 ये हो गया मोमेंटम, इसका फाइनल और इसका फाइनल हो जाएगा। तो देखिए यहां से प्रूफ हो गया v1 बराबर v2। लेकिन यहां से ये बात भी क्लियर है क्या, कि अगर मास सेम नहीं रहता तो वेलोसिटी सेम नहीं। मान लीजिए मास सेम नहीं है तो वेलोसिटी सेम नहीं होगा, है ना। तब सब तो वेलोसिटी सेम नहीं होगा, v1 v2 के बराबर नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। इसका हो जाएगा m2 v2, ये हो जाएगा m1 v1। तो m2 v2 माइनस m1 v1, यही इक्वेशन रह जाएगा। तो m1 v1 बराबर m2 v2 एक इक्वेशन आया। इसमें अननोन तो 2 है, अननोन 2 है। v1 और v2 और इक्वेशन अभी एक ही लिखे हैं। ये मैथमेटिक्स का उसूल है, कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है कि जितना नोन है उतना इक्वेशन लिखना होगा, तभी अननोन का वैल्यू मिलेगा। मतलब इस इक्वेशन से आपको v1 v2 का वैल्यू नहीं निकलेगा। मान लीजिए m1 दिया हुआ है, सपोज यहाँ गिवन है m1 10 से 5 ग्राम मान लेते हैं इसको, आइए 10 ग्राम, चलो ठीक है। ये इनफाइनाइट सेपरेशन हो गया, इनफाइनाइट। तब स्पीड निकालना है। देखिए अभी क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हर बुक में है, लैंग्वेज में लिखा रहता है, ऐसे फिगर नहीं। 2 point charges of masses 5 gram, 10 gram, having charges 2 microcoulomb and 4 microcoulomb respectively, are kept at a separation 1 meter. They are released from rest when their separation becomes infinite, large distances. When they are separated by large distances, then find their speed. तो लैंग्वेज भी लिखा है, क्वेश्चन भी नहीं। तो ये क्वेश्चन अब हमको बनाना है। तो इसमें देखिए दोनों चार्ज पार्टिकल, मान ली पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहां से अगर आप छोड़िएगा तो ई तो दूर भागेगा। काइनेटिक इनफाइनाइट सेपरेशन होगा तो स्पीड निकालना है। लेकिन हमको तो एक ही इक्वेशन मिला है, एक से कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमको v1 v2 निकालना है, समझ रहे हैं? v1 v2 निकालना है। लार्ज सेपरेशन होने पर दोनों का स्पीड क्या होगा? इनफाइनाइट सेपरेशन पर होने पर स्पीड क्या होगा? कैसे निकालें? एक लगाइए, वही PCME यहां लगा सकते हैं। हाँ, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। पकड़े हुए तो हम तो छोड़ दिए, तो जब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो हम तो फोर्स लगा नहीं रहे हैं, मतलब मेरे द्वारा वर्क डन 0। फ्रिक्शन यहाँ है नहीं, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन 0। अच्छा, यहाँ तो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है, उसी की वजह से ठेला ठेली दूर भाग रहा है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये कंडीशन तो फुलफिल है। तो लगाइए फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर
हो जाएगा। शुरुआत में थी दोनों रेस्ट में है, रेस्ट छोड़े हैं, तो रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी दोनों का 0 हो गया। जो भी है पोटेंशियल एनर्जी है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 2 into 10⁻⁶ into 4 into 10⁻⁶ Q1 Q2 by डिस्टेंस 1 मीटर। ये पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों का काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में 0 है, बाद में इनफाइनाइट सेपरेशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए। ये इनफाइनाइट सेपरेशन पर 0 मानते हैं तभी ये फार्मूला वैलिड होता है। तो इनफाइनाइट जब हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अभी काइनेटिक एनर्जी दोनों का 0 है। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब सोल्व हो जाएगा। इक्वेशन 2 अननोन भी 2, यहाँ m1 m2 का वैल्यू 5 ग्राम 10 ग्राम रख दीजिएगा तो v1 v2 में रिलेशन आ जाएगा। फिर v1 का वैल्यू यहाँ v2 के टर्म में रख दीजिएगा, m1 m2 दिया हुआ है तो v2 निकल जाएगा। मतलब इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ये थोड़ा हम जो क्वेश्चन बता दिए इसमें मास अलग अलग ले लिए, लेकिन आप बुक में जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन है, एक 68 69, मतलब आपका बनाना है 68 और 69, ये बनाना है। ये दोनों एकदम यही है, बनाना क्या बना चुके हैं हम आपको, लेकिन इसमें चार्ज दिया हुआ है, चार्ज इसमें दिया हुआ है 68 में, दोनों पर चार्ज सेम है 2 × 10⁻⁻6 कूलम है और -4 कूलम, -4 कूलम है। अब मास दिया हुआ है दोनों का सेम है, चलो बहुत आसान काम कर दिया है। 10 ग्राम है, 10 ग्राम मतलब 1/100 किलोग्राम हो जाएगा, 0.01 kg, ठीक है। और लैंग्वेज में लिखा हुआ है शुरू में 10 सेंटीमीटर का सेपरेशन है, इनिशियल सेपरेशन, मतलब इनिशियल सेपरेशन आर इनिशियल जो है आर इनिशियल सेपरेशन वो है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मिलीमीटर। फाइनल सेपरेशन जो है इन्फिनिटी हो गया है, मतलब दोनों लार्ज सेपरेशन चला गया है। सेपरेशन बिकम्स लार्ज तो स्पीड लिखा है। स्पीड निकाल के सर यही क्वेश्चन है, इसमें तो और आसान हो गया। हम के हाँ आसान तो हो गया क्योंकि यहाँ v1 v2 के बराबर हो जाएगा, मास सेम है। हम तो आपको ऐसा बता दिए कि अगर मास सेम नहीं रहेगा तब भी बना लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन में मास सेम ही है, आज दोनों क्वेश्चन यही इसी तरह ये दोनों आपको बना जाना है, बना दिए हैं बस आपको। यहाँ तो इस क्वेश्चन में v1 बराबर v2 हो जाएगा तो कुछ नहीं तो बन गया। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 11th के कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बना, 12th का बस एक ही फॉर्मूला ने यहाँ यूज हुआ, K Q1 Q2 R। जब R सेपरेशन पर है तो पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 R, और जब इनफाइनाइट पर है तो G। ये हुआ 12th का फॉर्मूला, बाकी सारा कंसेप्ट 11th का। लेकिन हम रिपीट किए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस केस में क्वेश्चन में यहाँ देखिए अगर हम मास तो सेम है, मास सेम है, सेपरेशन शुरुआत में 10 सेंटीमीटर है और बाद में सेपरेशन इसको रेस्ट से छोड़ दिया गया है। इस क्वेश्चन का हम फिगर बना रहे हैं। सेपरेशन जब लार्ज हो गया, इनफाइनाइट सेपरेशन, लार्ज लार्ज लिखा रहे या इनफाइनाइट लिखा रहे एक ही बात है। तो ऐसे केस में इसका स्पीड गेन करेगा, दोनों सेम गेन करेगा मास सेम रहने पर। हम कंसेप्ट अभी सिखा दिए हैं। इसमें तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना ही भी नहीं पड़ेगा, ये तब लगाना पड़ेगा जब दोनों का मास अलग अलग रहेगा, तब एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। लेकिन मास सेम रहने पर तो
स्पीड भी दोनों का सेम ही होगा, तो ये इक्वेशन से हमको जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये लिखे। हाँ, तो 9 × 10⁹ फ्रॉम पीसीएमई, 9 × 10⁹ Q1 Q2, Q1 चार्ज दिया हुआ है, Q स्क्वायर हो जाएगा, बाई डिस्टेंस 0.1, और काइनेटिक एनर्जी दोनों का 0 बाद में हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ½mv² प्लस ½ mv², मैंने 2 से गुना कर, दोनों का स्पीड से ½ mv² प्लस ½ mv²। Q और M दिया हुआ है, पुट कीजिए, भी निकालिए, कहानी खत्म। अरे तो बना, अच्छा ठीक है, ये वो बना दिए हैं, एगो बचा हुआ है अभी, समझ रहे ना, ये आपको दोनों बनाना है, ऐसे बिना देखे बनाइएगा, हो गया, बना दिए, उससे क्या हुआ, बिना देखे हुए, बिना सॉल्यूशन के आप इसको बनाना है आपको होमवर्क। एक तो नहीं बनाया है अभी, लेकिन वो सिमिलर है। तो अब देखिए कितना जरूरत पड़ा है 11th वाला कंसेप्ट, तो इसलिए आपको जितना जरूरत पड़ेगा हम बताएंगे, बस आप जो है उसको खूब मेहनत करना पड़ेगा, उसको बार बार सुनिए, बार बार उसको नोट्स को पढ़िए। इस क्वेश्चन में एक पूरा 11th ही का है, मास सेम नहीं रहेगा तो फिर V1 V2 के बराबर नहीं होगा, ये बात हमको समझ में आया फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि सिस्टम पर इसमें क्या कंडीशन है, इसमें भी कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है पीसीएलएम में, पीसीएलएम में कंडीशन क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, अगर सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तभी आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। लेकिन जब मास सेम रहेगा तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे केस में स्पीड भी सेम हो जाएगा, तो बस एक ही क्वेश्चन इक्वेशन लगाने से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। लीजिए 68 तो बना ही दिए हैं, अब केवल वैल्यू उसमें अब एक इक्वेशन, एक क्वेश्चन और बात करते हैं, देखिए वो भी बता चुके हैं, लेकिन फिर देखते हैं उसको थोड़ा सा चेंज करके। तीन चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, 3 चार्ज पार्टिकल्स सिस्टम, और वो तीनों पार्टिकल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखा हुआ है, ट्रायंगल के वर्टिसेस, अच्छा ऐसे, हाँ, तीनों शुरुआत में रेस्ट में है, तीनों को पकड़े हुए हैं, चलने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन में कि अगर ये तीनों को एक दूसरे से पकड़ पकड़ के, इसको इधर, उसको उधर, इसको इधर, पकड़ पकड़ के अगर इनफाइनाइट सेपरेशन कर दें तो बताइए कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। Find the work done by the find the म्यूट रखिए, कह रहे हैं कि गांव जाना है क्या? म्यूट रखिए, कुछ कर रहे हैं, म्यूट रख के बात कीजिए, माइक को अपना बंद करके बात कीजिए घर में। हाँ, तो ये क्वेश्चन
बन गया, ये नोट में बना हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये नहीं बना हुआ था, ये नहीं। ऐसे भी होमवर्क था तो समझाते समझाते हम बना दिए, एगो बच के आपके लिए अब 69 68 हम ही बना दिए, समझ रहे हैं। जबकि हमको समझा तो दिए थे कंसेप्ट, छोड़ देना चाहिए था, फिर भी एगो तो बचा हुआ है ना। अब एक क्वेश्चन और है इधर भी, वो भी इसी से रिलेटेड है। फाइंड द वर्क डन, ये लिखा हुआ है इसलिए क्वेश्चन इसको नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि नोट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू सेपरेट द 3 चार्ज पार्टिकल्स एट इनफाइनाइट सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर। मतलब इसको दूर ले जाना है, इसको भी दूर ले जाना है, तीनों को एक दूसरे से इतना दूर पर ले जाकर के रखना है कि तीनों एक दूसरे पर कोई फोर्स ना लगाए। उसी को लार्ज सेपरेशन कहते हैं, उसी को इनफाइनाइट सेपरेशन पर कहते हैं। तो ऐसे केस में इस इनिशियली ये तो रेस्ट में है चार्ज पार्टिकल, और बाद में भी ये रेस्ट में रहेगा इनफाइनाइट सेपरेशन करने के बाद, क्योंकि हम उतना ज्यादा वर्क काल करेंगे। और अगर हम ज्यादा काम कर दिए तो माना इसको तीनों को अलग अलग कर दिया, कुछ ज्यादा वर्क कर दिया, तो तीनों में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि तीनों का काइनेटिक एनर्जी भी हो जाना चाहिए, बस सेपरेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा ये। तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक, इनिशियल 0 फाइनल 0, तीनों को पकड़ पकड़ के आप ले जा रहे हैं। आपके द्वारा वर्क डन कितना करना पड़ेगा ये निकालना है। आई तीनों आपस में भी फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब यहाँ 2 फोर्स लग रहा है। एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस है, आपस का फोर्स है, ये सब आपस में लगा रहा है Q1 Q2 पर, Q2 Q3 पर, Q1 Q3 पर, और जो पकड़ पकड़ के उसको ले जा रहा है वो फोर्स लगा रहा है एक्सटर्नल फोर्स। मतलब यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स तो लगने रहा है, वर्क डन 0, और इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ 0 0 है, मतलब बराबर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर WNC इस क्वेश्चन में 0 है और KI KF के बराबर है। इसका मतलब हम इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये यही तो हमको निकालना है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू सेपरेट द 3 चार्ज पार्टिकल्स एट इनफाइनाइट सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ UI क्या है, ये तो अभी कुछ देर पहले बताए थे। UI इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12, 3 पे पार्टिकल है, 3 पेयर बनेगा, ये 3 दिखाएगा, अभी बताए थे ये क्वेश्चन। ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ इनिशियल। फाइनल में जब तीनों एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन होगा तो 0। अब हमको निकालना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसमें से ये दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, मतलब इतना माइनस इतना, आंसर आ गया। तो ये एक क्वेश्चन और बना, इसमें वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, Q1 Q2 Q3 का वैल्यू दिया रहेगा, और ये तीनों का साइड लेंथ भी दिया रहेगा, माने R12 R13 R23, ये सब वैल्यू दिया रहेगा। आप उसमें पुट कर दीजिएगा तो आपको इनिशियल निकल जाएगा। अब फाइनल तो 0 है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। ये UF माइनस UI Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23, तो हो गया आंसर। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत सारे न्यूमेरिकल बताए, पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो एकदम पूरा का पूरा
ये आधा घंटा ज्यादा का पढ़ाई नहीं था, लेकिन पूरा क्लास में पढ़ा है, पिछले क्लास में पढ़ा है, इसलिए क्योंकि 11th का सारा बात हम रिपीट किए, अदरवाइज ये समझ में नहीं आता। और नोट में भी लिखा हुआ है, कुछ 11th का नोट करके नोट में भी लिखा हुआ है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो डिटेल से लिखे हैं ना, वो नोट में भी लिखा हुआ है। उसका बहुत ज्यादा यूज पड़ता है ना, तो इसलिए उसको 11th के नोट्स में तो लिखा हुआ मिलेता ही है मेरे 11th के नोट्स में, लेकिन 12th के नोट्स में भी रिपीट करके लिखा हुआ है। अब ये हम लोग पढ़े हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक डिफिनेशन और पढ़ना है इसमें, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहली बात तो डिफिनेशन इसका क्या है वो तो बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बात यहां रटेंगे। कौन बात रटेंगे? पहला पॉइंट कि पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है, जिस सिस्टम में कम से कम 2 पार्टिकल होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग डिफाइंड होता है। और पोटेंशियल का डिफिनेशन तो अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना बात अभी याद कर लीजिए कि पोटेंशियल जो है वो फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर डिफाइंड होता है। मतलब ये ऐसे हम अभी लिख देते हैं, अभी फिलहाल के लिए अभी समझाए तो नहीं है, डिफिनेशन बताए तो अभी नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड, अब डिफाइन किया गया है, पर डिफिनेशन क्या है ये अभी नहीं बताया हम आपको। इज डिफाइंड एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इसको डिफाइन किया गया है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर ही नहीं डिफाइंड होता है, हम कहते हैं। तो मतलब कि फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर 2 चीज साइंटिस्ट ने डिफाइन किया। यस, एक हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा अब पढ़ेंगे। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसका डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, दूसरा भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका पढ़ चुके हैं तो ये डिफिनेशन बड़ा आसान है। जिस पॉइंट पर फील्ड के अंदर, जिस पॉइंट पर मान ली कोई चार्ज है, इसका इतना दूर तक फील्ड है, इस पॉइंट पर अगर आपको ई निकालना हो तो सबसे पहले यहाँ एक छोटा सा चार्ज रखिए, उस पर फोर्स कितना लग रहा है पता कीजिए, और उसको फिर उस चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, उसी को ई कहते हैं। ई का बड़ा डिफिनेशन बहुत छोटा है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो ई का डिफिनेशन तो लगता है 30-40 बार बोल चुके हैं, तो अब भी का भी वैसे ही 30-40 बार बोलेंगे तो याद होगा। अभी तो एक बार बोले नहीं है, उसको भी बोलेंगे, पहले एक बार सुनाएंगे तब भी का क्या बता। अभी ये तो ना केवल बताए हैं, डिफिनेशन नहीं। भी इज ऑल्सो डिफाइंड एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर डिफाइंड, जैसे ई डिफाइंड होता है वैसे भी डिफाइंड होता है, लेकिन भी का डिफिनेशन अलग है, वही वैसे ही नहीं रहेगा। वैसे ही रहेगा तो फिर उसको ई ही कहेंगे ना, तो फिर उसका दूसरा नाम क्या रखेंगे आप? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड एट ए पॉइंट, इट इज डिफाइंड फॉर व्यवस्था ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिस सिस्टम में कम से कम 2 चार्जेज होना जरूरी है। Potential electric potential energy is defined for a system of particles, system of particles, charged particles. जैसे दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, तो इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ये डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना होगा।
K Q1 Q2 by R. This is the electric potential energy. हम अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़े, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज, 3 पॉइंट चार्जेज, 4 पॉइंट चार्जेज, 8 पॉइंट चार्जेज। आज न्यूमेरिकल भी कुछ बनाए हैं, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी अभी पोटेंशियल नहीं। कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर ए सिस्टम, जो बहुत सारे एग्जांपल आज बताए हैं। 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम, 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम, 4 चार्ज पार्टिकल सिस्टम, 8 चार्ज पार्टिकल, और जो 6 भी 7 भी रह सकता है। तो अब इसका डिफिनेशन बताना है। अभी तो बस डिफिनेशन नहीं बताए हैं, बस एक बात बताए हैं कि ये भी फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर डिफाइंड होता है, ये सिस्टम के लिए डिफाइंड है। जो बात जैसे 2 फोर्स लगेगा जब भी रहेगा, 2 चार्ज तभी लगेगा। ये दोनों के बीच में फोर्स कब लगेगा? जब 2 चार्ज रहेगा तब। एक अकेले कैसे लगाएगा? अच्छा हाँ, तो ये जो है ना फोर्स लग रहा है, ये F। और E का डिफिनेशन क्या है? E का डिफिनेशन वो है कि वो मन में सोचा जाता है, रखना भी जरूरी नहीं। जिस पॉइंट पर E निकालना है वहां 1 कूलम चार्ज रखी, उस पर कितना फोर्स लग रहा है पता की, वही E हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। अब V क्या होगा उसका डिफिनेशन बताते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बड़ा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सोचिए क्या सोचें सर, कि 2 पॉइंट यहां मान ले पोटेंशियल, ये A है, ये B है। यहाँ पोटेंशियल मान लीजिए हमने माना V है, यहाँ PV। तो VV माइनस VA का डिफिनेशन क्या होगा ये हम पढ़ेंगे। अभी डिफाइन किया है साइंटिस्ट। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, जिसको केवल V लिख देते हैं। VV माइनस VA को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और क्या सोचें? और ये सोचिए कि आप ये 10th क्लास में ही ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर IR। I करंट है, लेकिन यहाँ V पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आप नाम 10th क्लास से बोलते आ रहे हैं, लेकिन काम अभी तक पता आपको नहीं। सही मायने में इसका डिफिनेशन किसी को पता अभी तक नहीं है। अब वही इसीलिए पढ़ना है। सोचिए 10th में यूज हो चुका है, 12th में करंट में फिर यूज होगा। ये करंट का फॉर्मूला अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं। V बराबर IR। अभी तो बस हम पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन पढ़े, और V बराबर IR तो करंट का फॉर्मूला है, उसमें उसका यूज होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। 10th में यूज हो चुका है, लेकिन हम ऐसे यूज कर लिए हैं, जानते नहीं थे। आज तक कुछ नहीं जानते थे क्या होता है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, या चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। है ना, बड़ा अजीब तरह की बात है। डिफिनेशन जानते नहीं है, 10th क्लास में इसका इस्तेमाल भी पढ़ चुके हैं। ऐसे कैसे आदमी पढ़ता है, देखते हैं। धीरे धीरे समझ में आता है ना एक एक चीज। पहले उसी चीज को न्यूटन का सेकेंड लॉ MSc में भी पढ़ना, पर जो 9th का स्टूडेंट पढ़ा है, 10 का, 11 का, 12 का, BSc, वो सब की समझदारी में फर्क हो जाता है। वो 5-5 10-10 पेज का भी क्वेश्चन फिर बना सकता है स्टैंडर्ड। ये फर्क है। अब सोचिए ना, इसका नाम ही खाली सुना हुआ है, सब कुछ सुना हुआ है। V बराबर IR पढ़ा हुआ है, तो V द पोटेंशियल डिफरेंस। खैर अब डिफिनेशन की बात करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज किसको कहते हैं? जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड हुआ। ये सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज भी हो सकता है। ये सोर्स चार्ज बहुत सारा पॉइंट चार्जेज का सिस्टम भी हो सकता है। ये लाइन चार्ज भी हो सकता है, स्फेरिकल चार्ज भी हो सकता है,
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। आइए, सोर्स चार्ज का इतना दूर तक क्या है? फील्ड, रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक, रीजन ऑफ, समझ रहे बात की? अभी दो पॉइंट कंसीडर किए हैं इस फील्ड के अंदर में, दो पॉइंट कंसीडर किए, ध्यान से सुनते जाइएगा। फील्ड के अंदर दो पॉइंट कंसीडर किए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। एक छोटा सा चार्ज जिसको टेस्ट चार्ज कहते हैं यहां ला के रखे ए पर, तो ये चार्ज और ये टेस्ट चार्ज एट ए, ये एक बन गया सिस्टम। इस सिस्टम में दो चार्ज आ गया, एक सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज। इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, हाँ होगा। अब कितना होगा? क्यू नॉट को जो आप बाहर से लाए ना, यहाँ लाके जब रखे तो आपको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम करना पड़ा ना, वही एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होता है। तो खैर पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन तो पढ़ चुके हैं, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का नाम हम रख देते हैं यू ए। जब भी पूछेंगे आपसे हम कि यू ए क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? ये देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम consisting the source charge whose electric field is established and the test charge kept at A। इतना बड़ा बोलेंगे, नहीं भी बोलने का मन इतना ही बोलिए, जरूरी बोलना जरूरी थोड़ा, लेकिन हाँ बोलिएगा तो इतना पूरा बोलिए। हम शॉर्टकट सुनना पसंद नहीं करते, जो शॉर्टकट बोलता है उसका नॉलेज शॉर्टकट हो जाता है। इसीलिए बोलना है तो पूरा बोलिए, नहीं बोलना है तो मत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है बोलना है, लेकिन अधूरा नहीं बोल। आप जब भी पूछे यू ए यहाँ क्या है, तो बोलिएगा कि जो सोर्स चार्ज है जिसके कारण फील्ड एस्टेब्लिश हुआ है, और एक टेस्ट चार्ज जो हम बाहर से लाकर रखे हैं, पॉइंट ए पर लाकर रखेंगे, तो ये एक सिस्टम बनेगा। उसी का पोटेंशियल एनर्जी, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है यू ए। ऐसे बोल सकते हैं, हाँ वो तुम बोलो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ना ऐसे बोलना है। आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश मिला के, लेकिन बोलना कंप्लीट है, अधूरा नहीं। हम ये बार बार कर, अधूरा नहीं, यही स्टूडेंट का गलती होता है। अधूरा जो बोलता है ना, अधूरे याद रह जाता है, तो बाद में न्यूमेरिकल की बात तो छोड़िए, थ्योरी भी आगे का समझने में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि इसी से कोई और फॉर्मूला भी डिराइव हो। इसीलिए आप, कोई जरूरी है हम जो लैंग्वेज में बोले, लेकिन बोलना पूरा है, काट छाट के नहीं। कोई फ्रेंच में बोले, कोई चाइनीज में बोले, कुछ बोले, से क्या दिक्कत? काट छाट के बोलने पर दिक्कत है, क्योंकि वो समझेगा वैसे ही काट छाट, और बन जाए, हो जाएगा गलती उससे। हाँ, ये सोर्स चार्ज और उसके फील्ड में एक टेस्ट चार्ज ला के रखे हैं क्यू नॉट पॉइंट ए पर, वो एक सिस्टम बना, उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू ए है। ऐसे तो बोल सकते, एकदम तोड़ तोड़ के पूरा बात बोल दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि उसको एकदम ढंग से बोलना है, समझ रहे? तोड़ तोड़ के एग्जाम में भी लिख देंगे, पूरा नंबर देंगे। बात कुछ कटा छटा रहेगा तभी अधूरा हो जाएगा, बल्कि कितना सुंदर लिख लीजिए कहा। अच्छा ठीक, अब आगे एक और नाम यू बी। अब इसी टेस्ट चार्ज को आप यहां से उठा के यहां ले जाइए, जो रास्ते से ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके द्वारा वर्क डन
पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। यहां से यहां ले गए, अब यहां से यहां ले गए तो व्यवस्था बदल गया। अब ये चार्ज तो खैर यही रह गया, लेकिन ये यहाँ चला गया तो व्यवस्था बदल गया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन व्यवस्था। व्यवस्था बदल गया तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बदल गया। अब कितना हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी? तो अब इसका नाम रख दिए यूबी। यूबी को भी पूरा बोलिएगा, एकदम जितना वो बोला हुआ है ना पूरा बोलिए। लास्ट में केवल केप्ट एट ए के जगह पर केप्ट एट बी कर दीजिए, केप्ट एट बी पूरा, फिर पूरा बोलना। अच्छा, अब VA माने हैं, लेट VA इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, VB इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, ठीक है। अब डिफिनेशन बताते हैं, ये दोनों का डिफरेंस का क्या डिफिनेशन है, माने VB माइनस VA किसको कहते हैं? साइंटिस्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहा है? चेंज इन पोटेंशियल किसको कहा है? हाँ सुनिए किसको कहा है। जब हम टेस्ट चार्ज को ए से बी पर ले गए तो ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया। कितना से? यूबी माइनस यूए से हो गया हमके, हाँ ठीक है। जब टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले गए तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया। कितना से? यूबी माइनस यूएस। उसी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को जो चार्ज ले गए हैं ना उसी से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, अब इसका नाम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, इसी का नाम रखा है साइंटिस्ट चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको VB माइनस VA से डिनोट करेंगे। अच्छा, ये तो पूछो नहीं सर, तो पोटेंशियल एनर्जी जिसको निकालने आता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ ले गया तो कितना से चेंज किया, तो जो चार्ज को मूव करवा रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे, वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। हमके हाँ अभी पढ़ने के समय तो सबको याद रहता है, यही अगले क्लास में ही भूल जाए। एक आध महीना हुआ तो पूरे एकदम क्लीन कर देता है, एकदम ऐसा साफ करता है कि दिमाग में कुछ टेम्पोररी फाइल भी नहीं बचता है। समझ रहे? टेम्पोररी फाइल समझते हैं? जब भी कंप्यूटर में कुछ हम डिलीट करते हैं या मेमोरी कार्ड में तो कुछ फाइल बच जाते हैं, लेकिन जब फॉर्मेट मार देते हैं तब कुछ नहीं बचता। तो बहुत सा स्कूल स्टूडेंट जो है डिलीट नहीं करता, फॉर्मेट मार देता है, दिमागे को फॉर्मेट मार देता है, मतलब कुछ भी टेम्पोररी फाइल बचवे नहीं करता। समझ रहे? ऐसा लगता है उससे पूछते हैं आप पढ़ाए हैं? एक दो महीने बाद बोलेगा अभी नहीं। हाँ झूठ बोल रहे हैं, आप ही पढ़ेंगे। ऐसा होते रहता है, नहीं पढ़ने वाला साथ ना जाने कौन कौन घटना घटता है। तो यही डिफिनेशन बस, तो इसका भी तो बस एक के लाइन डिफिनेशन हुआ सर। ई का डिफिनेशन हुआ कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज ला के रखे, ई किसी एक पॉइंट पर डिफाइंड होता है, और यहाँ ई का वैल्यू पता करना हो तो यहाँ टेस्ट चार्ज ला के रखे, इसके द्वारा फोर्स लगेगा, फोर्स को इससे डिवाइड करें, वो जो वैल्यू आएगा ई कहलाएगा, ई। और पोटेंशियल डिफरेंस, एक टेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 पॉइंट कम से कम देना होगा। तो एक टेस्ट चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे, पहले पहला पॉइंट पर रखेंगे, फिर दूसरा पॉइंट पर, उसका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, और जितना से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ उसी को उसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे, जिसको यहाँ से यहाँ ले गए हैं, जिसको मूव करवाए हैं, तब वो जो वैल्यू आएगा उसको चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ही चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। चेंज, ये क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इतना छोटा सा डिफिनेशन भी याद स्टूडेंट नहीं रखता है, अगर इतना भी कम से कम याद रखे तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं। बट ये तो इतना जो ऐसे माने फिगर बनाए ये सब तो लिखना पड़ता है,
यूए क्या है, यूबी क्या है, नाम वगैरह लिखना पड़ता है, लेकिन डिफिनेशन तो एक लाइन करना, यही है बस, होगी। अब लेकिन हाँ, ई का डिफिनेशन होता है एफ बाई क्यू नॉट, और इसका डिफिनेशन है डिफरेंस का, ठीक है, डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस डिफाइंड होता है। पर एक बात और है, ये वेक्टर है वो स्केलर है, क्योंकि एनर्जी स्केलर है, चार्ज स्केलर है, स्केलर बाई स्केलर स्केलर, ये वेक्टर है फोर्स, चार्ज स्केलर, वेक्टर बाई स्केलर वेक्टर आ जाए। ये चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स है, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द, इसको बोलेंगे, इसको सिस्टम नहीं बोलेंगे, जैसे इसमें क्या बोलेंगे, जो यूए को क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिए, कि जो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हुआ है वो चार्ज, और अगर कोई एक टेस्ट चार्ज जिसको हम ले गए हैं, छोटा सा चार्ज फील्ड के अंदर ए पॉइंट पर रखे हैं, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी यूए है। अब ये बड़ा छोटा चीज, वीए में सिस्टम का नाम ही नहीं लेना है, पोटेंशियल है एट ए बस, पॉइंट पोटेंशियल इन इज डिफाइंड एट ए पॉइंट, माने इसको पॉइंट पर बोला जाता है। Va is the electric potential at point A, Vb is the electric potential at point B। अब जैसा कि आज वर्क एनर्जी थ्योरम हम आपको रिपीट किए, जो 11th का जरूरत पड़ेगा वो रिपीट किए, तो ये क्या है, चेंज ही ना है, अरे यूबी फाइनल है, यूए इनिशियल है, यूएफ माइनस यू, यही है समझो, माने यहाँ यू एक यूआई के जगह पर लिखा हुआ है भाई, इनिशियल हो गया, यूएफ के जगह पर यहाँ यू बी लिखा हुआ है तो वही चीज। तो क्या इस फॉर्मूला को हम आज जो 11th का वर्क एनर्जी पावर के टॉपिक का जो कुछ पॉइंट रिवाइज करवाए आपको, है ना, रिवाइज करवाए, उसके आधार पर ई फॉर्मूला को दो और स्टाइल में लिखा जा सकता, डिफिनेशन यही है, वो तो वर्क एनर्जी पावर के कंसेप्ट के अनुसार इसको हम और भी स्टाइल में लिख सकते हैं। कैसे देखिए, वीवी माइनस वी ए बराबर माइनस डब्ल्यू ई बाई क्यू, याद कीजिए यूएफ आज ही बताए हैं, यूएफ माइनस यू आई बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वहां सी लिखे थे, यहाँ ई लिख दिए हैं, यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो यूएफ माइनस यू आई की जगह पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डिफिनेशन ही सही, इन्हीं की लंबा नहीं हो गया कि सर इसमें इतने है, इसमें दो तीन तीन गो है, नहीं 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 है एक को, उसी को ऐसा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। इसी को आप अलग फॉर्मूले, सबका जरूरत पड़ता है न्यूमेरिकल में, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते, लेकिन हाँ इसमें कंडीशन आज ही बताए हैं, याद तो होना चाहिए, यूएफ माइनस यू आई बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल भी होगा, लेकिन इसमें कंडीशन है कि डब्ल्यू एन सी फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 हो और के आई बराबर एफ, यहाँ लिखना पड़ेगा एक कंडीशन यहाँ पर बगल में, इसमें नहीं लिखना होगा, इसमें नहीं लिखना होगा, लेकिन यहाँ लिखना होगा डब्ल्यू एन सी 0 एंड के आई बराबर के इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। तो ये यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन तीन तरीके से हम लिख दिए, डिफाइन तो साइंटिस्ट के तरीके से किया, लेकिन हम वर्क एनर्जी पावर के कंसेप्ट को इस्तेमाल करके उसको दो और फॉर्म में लिख सकते हैं, और सब फॉर्म समझना होगा अगर सब न्यूमेरिकल आपको बनाना है, सब फॉर्म समझना, सब फॉर्म याद रखना, तो उतना रिवीजन 11th तक करवाए, इसीलिए ना देखते हैं, दो एगो होमवर्क भी दिए हुए हैं, एगो बना दिए, एगो नहीं बनाए हैं, वो भी पीसीएमई से बना, सारा रिवीजन करवाए। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई आर। अब जैसा कि आगे थोड़ा सा एक इसमें और बात है, जैसा कि केवल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, ठीक, लेकिन केवल पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन किया
जा सकता है। कब? अगर किसी खास अरेंजमेंट के लिए सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मानते हैं, और वो आज ही बताए हैं इनफाइनाइट सेपरेशन पर 0 मानते हैं। तो सर यहाँ भी ऐसा कुछ होगा? हाँ, यहाँ भी ये डिफिनेशन किसका है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सिर्फ पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको मान ली सोर्स चार्ज है, वही फिगर जो अभी बनाए थे उसको फिर बना रहे हैं, लेकिन आपकी फील्ड के अंदर हम एक ही पॉइंट लेंगे। एक ही पॉइंट लेंगे तो ये डिफरेंशियल कैसे काम करें? नहीं, 2 को लेंगे, फील्ड के अंदर एक ही को लेंगे, एक बाहर लेंगे, और बाहर इसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जनरली यहाँ इंफिनिटी पर लिया जाता है, इंफिनिटी मतलब फील्ड के बाहर। यहाँ पोटेंशियल हम 0 मानेंगे। होता नहीं है, ऊपर से भगवान चिट्ठी लिख करके नीचे नहीं भेजे हैं कि देखो बाहर में पोटेंशियल, फील्ड के बाहर जहां तक ये फोर्स लगाता है उसके आगे बढ़ने पर पोटेंशियल वहां तुम 0 मान लेना, नहीं तो तुम कल का सूरज नहीं देखेगा। ऐसा कोई चिट्ठी नहीं लिख दिया भगवान, ये आदमी का कन्वेंशन। तो उसी तरह से, जिस तरह से लार्ज सेपरेशन पर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं, उसी तरह से जब वो पॉइंट फील्ड के बाहर होगा तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 मानते हैं। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। सपोज ए इज टेकन रेफरेंस पॉइंट, जनरली इट इज टेकन एट इंफिनिटी, मतलब आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहाँ ले लीजिए, आप टेस्ट चार्ज को यहाँ रखेंगे, कहां पर? ए पर। तो ये चार्ज और ये चार्ज एक सिस्टम बन गया। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ, उसका नाम यूए है। आज ही बताएं, आज तो नाम नहीं है, भूलिएगा, कम से कम आज भर तो ये, कल भर 2 क्लास तक तो याद रखिए भाई, पढ़ाने में भी दिक्कत हो जाएगा वैसे। तो यहाँ जब रखे तो ये चार्ज और ये चार्ज, ये एक सिस्टम बन गया। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का नाम यूए, लेकिन यहाँ यूए 0 होगा, क्योंकि जब यहाँ हम क्यू नॉट को रखेंगे यहाँ पर इंफिनिटी पर फील्ड के बाहर, तो ये सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट सेपरेशन पर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी भी तो 0 मानते हैं। अच्छा, हाँ, ये भी तो 0 मानते हैं। ये तो माने हैं यहाँ पर 0 रेफरेंस पॉइंट, लेकिन जब हम टेस्ट चार्ज को ए पर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का यूए, यूए आज ही बोलने के लिए रटवाए याद आता है। यूए क्या है? यूए इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यूए इज द इलेक्ट्रिक potential energy of the system consisting of the test electric field is established. of a system consisting the charge whose electric field is established and the test charge kept at A। तो ठीक है, यूए है, तो यूए भी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर पॉइंट हम बाहर ले लेंगे और वहां पर चार्ज रखेंगे, तो दोनों के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा। अच्छा, ये तो 0 माने हैं, ये अभी अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, इनफाइनाइट सेपरेशन पर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी भी 0 मानते हैं। तो अभी डिफिनेशन ये सब कौन सी हो जाएगा, इसी को फिर से उतार दीजिए। भी ये 0 लिख दिए हैं, ये 0 लिख दिए हैं, यूए भी 0 हो गया है। अच्छा, अब देखिए, अब इसको लैंग्वेज में बोलना है। लैंग्वेज में किसको बोलने आता है वो देखना है, लैंग्वेज में बोलना है, इसमें कंडीशन है। लैंग्वेज में बोलना। पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आंसर उसका आपको बोर्ड पर लिखा, माने जो इतना इतना लिखा हुआ है इसी में आंसर आपको मिलेगा। जो हम क्वेश्चन अभी पूछेंगे उसी से जवाब दिया जाएगा जो बोर्ड पर लिखा हुआ। मान लीजिए कि कोई सोर्स चार्ज है, फिगर में ऐसे कोई भी क्वेश्चन में ऐसा कोई फिगर नहीं बना रहता है, लैंग्वेज में लिखा रहता है कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, समझ लीजिए अगल बगल में कोई सोर्स चार्ज होगा तभी तो फील्ड एस्टेब्लिश हो, उतना आपको खुद सोचना है। और कंसीडर ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड
वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 5 वोल्ट। पोटेंशियल का ये पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, ऊपर एनर्जी है नीचे चार्ज है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जूल per coulomb. A joule per coulomb is also called volt. ये जूल पर कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है। अच्छा, जूल पर कूलम को वोल्ट, हाँ तीनों साइंटिस्ट हैं, तीनों, जूल साहब भी, कूलम साहब भी और वोल्ट साहब। तो ठीक है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट है और हम मान लीजिए 4 कूलम चार्ज अभी हम फील्ड के बाहर रखे हुए हैं। इस सोर्स चार्ज है जिसका फील्ड एस्टेब्लिश्ड हुआ है। आईसी फील्ड के अंदर कोई पॉइंट कंसीडर किए हैं जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन में सभी फिगर वगैरह नहीं रहता है, सब लैंग्वेज में लिखा रहेगा। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 वोल्ट। नाउ ए पॉइंट चार्ज 4 कूलम इज टेकन फ्रॉम लार्ज सेपरेशन टू दैट पॉइंट। वहां से लाया गया, माने 4 कूलम चार्ज को लार्ज सेपरेशन या लार्ज डिस्टेंसेस से उस पॉइंट तक ला करके रखा, माने इसको यहाँ लेकर के रखना है 4 कूलम। जब ये 4 कूलम चार्ज को यहाँ ला जाके रख दिए, फील्ड के बाहर से यहाँ ला के रख दिए, तो ये चार्ज और ये चार्ज एक सिस्टम बन गया। हाँ सर, सिस्टम बन गया। तो इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बताइए। 20 जूल। 20 जूल। आंसर कहाँ है, यहाँ है। ये आपको क्वेश्चन में है 5 वोल्ट, बी पॉइंट समझिए हो गया, ये हो गया बाहर में 5 वोल्ट। और क्यों जो चार्ज ला रहे हैं वो 4 कूलम है, 4 यहाँ रख देंगे, 5 into 4 मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज 20 जूल। हाँ चलो ठीक, चलिए क्वेश्चन तो बता दिए, क्वेश्चन का आंसर। दूसरा बोले जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर ये बोर्ड पर ही लिखा हुआ है, बताइएगा। चार्ज को हम यहां से यहां लाए, जैसी फील्ड के अंदर घुसे होंगे हम इसको लेके, ये ठेला होगा जबरदस्ती हम यहाँ ले गए, तो ये सोर्स चार्ज उस पर फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया, सोर्स चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, उस इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना। जब 4 कूलम चार्ज को यहां से हम यहां लाए, तो फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स when 4 coulomb charge is taken from infinity to the point where potential is 5 volt। तो ये हो जाएगा आंसर इसका -20 जूल। हाँ हाँ, -20 जूल। ये है 5 और ये है 4, 5 into 4 20, माइनस इधर भेज दीजिए -20। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो -20 जूल। 2 क्वेश्चन बना। अगर तीसरा क्वेश्चन है कि 4 कूलम चार्ज को फील्ड के बाहर से धीरे 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 यहां तक ले जाना, धीरे धीरे क्यों, क्योंकि इसके बगल में कंडीशन है कि आई बराबर KF, फ्रिक्शन ने काम करना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए जोर से मत लागिएगा, इतना ढकेल कर ज्यादा काम मत कर दीजिएगा जिससे कि यहाँ से यहाँ तक आते आते काइनेटिक एनर्जी भी वो गेन कर ले, नहीं। हाँ, तो 4 कूलम चार्ज को फील्ड के बाहर से धीरे 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 यहां लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन होगा वो कितना। फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग स्लोली ए 4 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 5 वोल्ट। यहाँ देखिए 5 into 4 20 जूल। इसमें स्लोली स्लोली बोलना जरूरी है, बगल में कंडीशन है काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए। अब हमको कोई पूछे कि इस किसी पॉइंट पर पोटेंशियल भी है, इसका मतलब तुम क्या समझते हो भाई, हमको एक लाइन में बताना।
बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, इसका मतलब तुम क्या समझते हो भाई? ई का मतलब वहां क्या है? तो कहेंगे कि यहाँ 1 कूलम चार्ज ले जाके रखो, उस पर जो फोर्स लगेगा उसी को ई कहेंगे। वाह, वो जानकार है भी, स्टूडेंट बहुत पढ़ा लिखा है। इतने से बोलेगा बहुत पढ़ा लिखा, इतने डिफिनेशन है। इसको बहुत बार बोल चुके हैं, कितना बोला था सारा रिपीट कर दीजिएगा। हम क्या, अच्छा ठीक, चिंता मत। अब वो सोच रहा होगा कि हम तो नहीं बोलते थे, 50 बार रिपीट करवे कर। ई कंप्लीट हो गया। हाँ, अभी भी के बारे में बोलेंगे कि देखो यहाँ पर भी का मतलब तुम क्या समझते हो भाई? 1 कूलम चार्ज को धीरे 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 लाना है। बोलना धीरे धीरे नहीं, बोलिए जितना जोर से, कोई दिक्कत नहीं। लाना धीरे धीरे है। देखिए, लाना काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करने, ये नहीं कि कितना धीरे धीरे बोलेगा भी नहीं, बोलने तो जितना जोर से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 1 कूलम चार्ज को फील्ड के बाहर से धीरे 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 यहाँ तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन होगा ना, वही वर्क डन उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाता है। अरे वाह, बहुत पढ़ा लिखा सर। इतने बोल देंगे बहुत पढ़ा लिखा, हमके एकदम इतना भी नहीं बोल पाता है। एक महीने बाद तो पूछ के देखेंगे ना, इतना से कितना न्यूमेरिकल बन जाता है। सब बन जाएगा, सब टोटल सब हो जाए। अरे एक को जानेंगे तो फिर वर्क एनर्जी पावर के कंसेप्ट से उलट उलट करके सब समझ जाएंगे। डिफिनेशन तो खाली याद हो, ये तो एक लाइन का डिफिनेशन है। हाँ, वही तो याद नहीं होता है। भी और ई का डिफिनेशन आदमी 1 मिनट के अंदर में, हम 1 मिनट के अंदर बोल सकते। किसी पॉइंट पर ई और भी का डिफिनेशन क्या है पूछा हमसे, हम पे जिस पॉइंट पर ई हमको मालूम करना, 1 कूलम रखेंगे, जितना उस पर फोर्स लगा वही ई है। अभी क्या है, उसको दूर से वहां ला करके रखेंगे, जितना हमको काम करना पड़ा वो भी है। हो गया। दूर से धीरे धीरे ला के रखना है। धीरे धीरे बोलना जरूरी नहीं, बोलना जोर से भी है, लेकिन लाना धीरे धीरे है ना? लाना धीरे धीरे जरूरी। बोलिए धीरे से या जोर से, आपकी मर्जी। माने आप इतना पढ़ाए, 2 लाइन भी आप बोल देंगे तो एकदम सफिशियंट है, एकदम सफिशियंट। पर उतना याद नहीं रहता 2 लाइन भी नहीं। 2 लाइन कैसे नहीं याद रहेगा? हम याद रखेंगे, आप पूछिए, हम पूछ के देखेंगे। थोड़ा दिन खाली बीतने दीजिए। हालांकि भी का डिफिनेशन 3 तरीके से है। भी का डिफिनेशन 3 तरीके से, ई का डिफिनेशन 1 तरीके से था ना, 1 कूलम तो ई बराबर 1। यहाँ 3 तरीके से। 1 कूलम को धीरे धीरे लाने में जो वर्क डन हुआ वो भी के बराबर। 1 कूलम को लाने में जो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कहलाएगा। और 1 कूलम चार्ज को यहाँ ला के रखेंगे तो उसका जितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो भी कहलाएगा। ओ अच्छा, भी का डिफिनेशन बोलने का 3 स्टाइल है। हाँ हाँ, लेकिन कोई अफवाह स्टाइल बोल देगा तो चल जाएगा। ई का डिफिनेशन बोलने का 1 स्टाइल है। अब आप बताइए, ये एक लाइन 2 लाइन अगर डिफिनेशन याद नहीं होता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो उसी के हाथ में है। सर याद नहीं हो पाता, बोले थे ना, उसका तरीका भी तो बताए थे। उसका कोई टैबलेट नहीं आता है, बस उसका एक ही तरीका है, सुबह सुबह नहा धो करके लोटम पानी लेके 108 बार जाप कीजिए। जो चीज याद नहीं होता उसी चीज को 108 बार बोलिए, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ऐसा ऐसा बात यहाँ पर एक से एक पूछता है क्वेश्चन। सर पढ़ते हैं ना, समझ में सब आ जाता है, पर जो याद नहीं रहता, जो पहले पढ़े याद आ जाता है। हम कहीं बोलने से तुमको क्या फायदा हुआ? क्यों? आपको उपाय नहीं बताइएगा? हम जानबूझ करते हैं उपाय, तो हम कहाँ से बताएंगे? हैं? ऐसा कोई टेबलेट ही नहीं निकला है जिससे कि एक बार तुम पढ़ो और याद हो जाए। बार बार पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, बार बार पढ़, हाँ तब सबको उपाय नहीं। हाँ, तुम कुछ चीज समझाने के लिए कहोगे तो सर रिपीट कर समझा देंगे। वह याद करना तो तुम्हारा काम है, उसका कोई उपाय नहीं मेरे।
हम खूब मेहनत करने के लिए तैयार है तुम्हारे साथ, जितना कहोगे उतना कर देंगे, लेकिन यार करना तो तुम्हारा काम। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं, ये क्वेश्चन कि मान लीजिए कि ये कोई फील्ड है, फिगर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ बना हुआ नहीं रहता है, लेकिन हम समझाने के लिए बना देते हैं। यहाँ पोटेंशियल 5 वोल्ट और 4 कूलम चार्ज को हम यहाँ से यहाँ लाए, लेकिन हम इसको ठेल ठेल के ले गए। शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0 था, है ना, शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0 था, लेकिन जब यहाँ ले गए ना तो हम धीरे धीरे नहीं ले गए, मैंने थोड़ा ज्यादा काम कर दिए, तो इसलिए यहाँ पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंच तो गया, जहाँ पोटेंशियल 5 वोल्ट है वहां पहुंचा तो दिए उसको, लेकिन यहाँ आते आते उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी स्पीड आ गई, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2 जूल। समझ रहे बात की नहीं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2 जूल। तब बताइए ऐसे केस में जो वहां इंफिनिटी से यहाँ लाया है, एक्सटर्नल एजेंट कुछ ज्यादा काम कर दिया, करने दीजिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहते हैं सर 22 जूल। 22 जूल। हाँ 22 ठीक। कहानी सुनिए ध्यान से, बड़ा मजा आता है। देखिए ये इसमें कोई फॉर्मूला इतने से काम चल जाएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। देखिए अगर धीरे धीरे हम लाते हैं, अभी बताए थे कि अगर एक 4 कूलम को धीरे धीरे यहाँ ले जाएंगे, जो हमको काम करना पड़ेगा वही 20 जूल हो जाएगा। 4 गुने 5 20 जूल तो हमको इसको ये ठेलेगा, उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा काम, 20 जूल ये जो ठेलेगा। और चूंकि इसको हमको कुछ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाना है, कितना से 2 जूल से, तो हमको 2 जूल एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ना। 20 जूल तो ऐसे काम करना पड़ रहा है उसमें धीरे धीरे जाने के लिए, और 2 जूल एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा 2 जूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, मतलब 22 जूल। 22 जूल आंसर। कितना क्वेश्चन खाली डिफिनेशन से 12th में बनता है, देखते जाइए। बहुत खाली डिफिनेशन जिसको याद रहे बहुत सा क्वेश्चन बनता है। याद क्या वो कराता है, या याद कर भी लिया तो कैसा याद करता है कि वो फॉर्मूला याद है, याद कर लिया है, एग्जाम में लिख दिया है, लिख देगा भी, लेकिन उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बनाने से मतलब वो ऐसा याद करता है नहीं, उसका मतलब समझ ही नहीं रहा कि यूज करना कैसे। अब देखिए क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं, फार्मूला से कुछ लंबा बना के बताइए। तो मुजवानी तो समझ में आ गया, हमें मुजवानी समझ में आ गया। हाँ ठीक है, लंबा बताते हैं। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, यहाँ पर ये वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है, और यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये बताइए, अभी 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 पूछे थे, अभी तो भुलाए नहीं होंगे, या भुला गया कोई ठिकाना। ये 4 कूलम चार्ज को यहाँ से जब यहाँ लाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो ही लगा रहा था, रिपेल कर रहा था, उस इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना आया था, वही WC होगा -20। अभी कुछ देर पहले पूछे थे, 5 × 4 आई माइनस रह जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन -20 जूल। और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन हमको निकालना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2 जूल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर, इसको उधर कर दीजिए 22 जूल। अरे वाह, ये तो फॉर्मूला से भी आ गया सर हमके, यहाँ आ गया। ये कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं, वो -20 जूल होगा। धीरे लाइए तेज लाइए, इसमें कंडीशन है, बस धीरे धीरे ले जाना है। तेजी से लाइएगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा तो उतने, ये फोर्स तो उतने लगते रहे, तेजी से लाइएगा तो आपने फोर्स बढ़ाइएगा तो आपके द्वारा काम बढ़ेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन तो उतने रहेगा ना, वो तो उतने फोर्स लगा रहा है। अच्छा हाँ, समझो समझो भाई, आपको अगर काइनेटिक एनर्जी इसको बढ़ाना है तो आपने ज्यादा फोर्स लगा के ले जाइएगा ना, आपने ज्यादा थकिएगा ना। इलेक्ट्रिक फोर्स तो उतने लगेगा, धीरे ले जाइए या तेजी से ले जाइए, उसको क्या मतलब है, उसको वो तो आपके द्वारा जो, इसीलिए ये -20 जूल रहेगा। जैसे इसी में क्वेश्चन पूछे कि बताइए तो 4 कूलम यहाँ लाए, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो ये 20 जूल आंसर होगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, -20 जूल होगा, लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, वो 22 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं गेन करे तो इसका 20, इसका -20, इसका 20 हमके यहाँ। और अगर काइनेटिक एनर्जी गेन करवाना है
तो इसका बी से रहेगा, जो पहले आंसर था, इसका भी माइनस बी से रहेगा, इसका 22 हो जाएगा। यस, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन उतने हो, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन भी उतने रहेगा। आप ज्यादा वर्क कीजिएगा काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए, इसलिए आपका ये आंसर बदलेगा। जरा बढ़िया से बात को समझ, नहीं आया समझ? अरे ये बात समझ में आया? इसीलिए आने तो फॉर्मूला समझिए, ये दोनों में कोई बगल में कंडीशन लिखा हुआ नहीं, लेकिन वो तीसरा फॉर्मूला में कंडीशन, तीसरा फॉर्मूला में कंडीशन। स्लोली लाएंगे तब वो आंसर होगा, और नहीं स्लोली लाएंगे तो एक्स्ट्रा कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट जूल पर कूलम इज आल्सो कॉल्ड वोल्ट। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अच्छा देखिए तो ये फॉर्मूला कभी पढ़े हैं, ऐसे पूछा जाए, बोलिए ये फॉर्मूला कभी पढ़े हैं? कितना कहता है नहीं सर ये नहीं पढ़े। हम क्या पढ़े हैं? ये पढ़े कि बेवकूफ एक के चीज ने, हम उसको कोई पूछे E बराबर एफ बाई एक्स लिख दे, एक्स को कहेगा कि हम यहाँ टेस्ट चार्ज को एक्स से डिनोट किए हैं, तो ये डिफिनेशन में क्या फर्क रहेगा? लिखने से होता है, इसलिए ना कितना डिनोट करने के भी तो बताना पड़ेगा, कितना डिनोट के कारण भी, डिनोट करने के कारण भी गलत कर देता है सभी। हाँ तो मतलब ये पढ़े। अच्छा ठीक, ये देखिए फॉर्मूला ये पढ़े, Yes, sir. ये अभी पढ़े हैं और मिटाए भी नहीं। यहाँ क्यू नोट की जगह पर क्यू लिखिए या क्यू नोट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखिए, वो टेस्ट चार्ज। सर यहाँ बीबी गायब है, जो हम की बीबी गायब है तो इससे तुमको क्या मतलब है? बीबी गायब होने से फॉर्मूला बदल जाएगा? वहां बी का नाम हम बी नहीं रखेंगे, पी रख देंगे, तब तो पीपी हो जाएगा। हम कुछ नाम ही नहीं ले तो एनर्जी बिना नाम के रहेगा। फॉर्मूला यही है, मतलब यू बराबर क्यू नॉट भी, अच्छा एफ बराबर क्यू नॉट ही। घुमा फिरा के ऐसे 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 उलट उलट सब फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये नहीं कि थोड़ा सा घुमा चेंज किया तो आपका दिमाग घूम गया। नहीं 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 नहीं, आप कितना कहेंगे? ये सब फॉर्मूला तो पढ़े हैं उनके, हाँ ये पढ़ा है ना, ये लेकिन नहीं पढ़े। ऐसा भी स्टूडेंट अभी हंसी आ रहा होगा, अभी नहीं ऐसा तो कभी नहीं होता है। ये अगर हम नहीं बोलते ना अभी, खाली यही पढ़े ले रहते, अब 10 दिन के बाद खाली पूछते ये पढ़ा है तो नहीं, ये पढ़ा है तो हाँ, बाद में तारीफ वो एक ही चीज है। अभी तुरंत में ऐसा नहीं होता है, ये होता है 10-12 दिन के इंटरवल पर। किसके साथ? जो नहीं रिवीजन करता है उसके साथ इस तरह का घटना घटता है, बड़ा अजीब अजीब घटना घटता है। तो V बराबर U बाई क्यू नॉट या Q जो लिखिए, नीचे वाला टेस्ट चार्ज रहेगा, या 1 V बराबर U भी लिख सकते हैं, अगर 1 कूलम चार्ज यहाँ रख दें, टेस्ट चार्ज इज 1 कूलम, देन V बराबर U। खूब घुमा फिरा करके इसको याद कीजिए जैसे हम बोल रहे हैं ना, बस होता है। अब जैसे ये देखिए तो ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला करंट में यूज पड़ता है इसका, वहां लिखते हैं कि फॉर्मूला पढ़ा सर, ये नहीं पढ़ा, हम ये पढ़ा है देखो, हाँ ये पढ़े, ये पढ़े पर वो नहीं पढ़े, समझ रहे? बड़ा अजीब अजीब तरह का बात होता है, तो इसलिए इसका ही जरूरत पड़ेगा। अच्छा इसको कैलकुलस के स्टाइल में इसको क्या लिख सकते हैं? इसको इसी को लिखे, इसी को लिखे कैलकुलस के स्टाइल में, छोटा सा चेंज के लिए। चेंज इन पोटेंशियल को डीवी लिखते हैं ना, डीवी। हाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डी DU. कैलकुलस, हाँ कैलकुलस स्टाइल फॉर स्मॉल चेंज। ऐसे सब कुछ समझिए भाई, इसको ऐसे वैसे उलट उलट के कुछ भी लिखा रहे
आप एकदम समझा कीजिए बात को, हाँ? खूब लिखिएगा आप कॉपी। जब भी पढ़ाई कीजिए ना, तो साइंस के स्टूडेंट को कभी भी बिना पेपर और पेन के पढ़ाई नहीं करना चाहिए। कुछ भी एक बात भी सोचा उसको लिखना चाहिए, समझ रहे हैं? वो ऐसी ले लिया बुक में, अब 10 मिनट के बाद पलट दिया, हाँ पूरा पढ़ लिया, रिवीजन हो गया। न्यूज पेपर है क्या, हेडलाइन पढ़ लिया, हो गया। तो अगर आप ये पोटेंशियल का डिफिनेशन फिर से हम बोलते हैं, अगर आपको यहाँ पोटेंशियल निकालना है कोई चार्ज के कारण, यहाँ फील्ड के अंदर पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट, ये तरीका है, ये भी तरीका, 3 तरीका है। चलिए ये तरीका बताते हैं। पहला तरीका बोलते हैं, यहाँ टेस्ट चार्ज ला के रखेंगे, माने छोटा सा चार्ज ला के रखेंगे। अच्छा, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे, बस याद हो गया। चलो क्वेश्चन बना, अब बनाइए क्वेश्चन है ना, याद हो गया। किसी पॉइंट पर अगर हमको फील्ड के अंदर भी निकालना है तो क्या करना है, जिस पॉइंट पर हमको भी निकालना है उस पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज दैट शुड बी वेरी स्मॉल अपने मन से लाके रख देंगे। अच्छा, उसके बाद उसको हम पोटेंशियल एनर्जी पता करेंगे इस सिस्टम का, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। उसके बाद उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड। तो ठीक है, आप ये बनाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। यहां से फील्ड के अंदर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहाँ आपको इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा बताइए। चलिए क्वेश्चन, अगर आप जो समझे हैं, जो अभी बोले थे, बड़ा 2 लाइन छोटा सा है, फिर से बोल देते हैं। जहां पोटेंशियल निकालना है वहां एक छोटा सा चार्ज रखेंगे, फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी पता करेंगे, और फिर उसको चार्ज से डिवाइड कर देंगे। लीजिए फिर बोल दिए हम। अरे एक लाइन 1 मिनट भी नहीं लगता है ना, इसीलिए बोल देते हैं। वो कहते 50 बार काल बोलते रहते हैं, 50 बार बोलने टाइम बर्बाद थोड़े होता है। हाँ, जब आधा मिनट लगता ही है डिफिनेशन बोलने में, तो 50 बार बोलेंगे तो 25 मिनट नहीं लगेगा। हाँ सर KQ/R। हाँ ठीक। यहाँ पर टेस्ट चार्ज हम रख दिए, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी पता करेंगे। आज ही पढ़े हैं कि अगर ये पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉइंट चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। दो अगर पॉइंट चार्ज हो और दोनों के बीच का सेपरेशन आर हो, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आज ही पढ़े हैं 1/4πε0 Q1 Q2/R। यहाँ टेस्ट चार्ज रख दिए, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो गया 1/4πε0 Q इंटू Q0/R, K Q1 Q2/R। अब इसको टेस्ट चार्ज से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको भी निकल जाएगा। इसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया, भी का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 Q/R। देखिए पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक, पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आया KQ/R। अब इसको डायरेक्ट भी याद रखना होगा। पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा KQ/R, और इसको अब डायरेक्ट भी याद रखना होगा। और एक पहले पढ़ा चुके हैं, बस एक ही तो अभी पहले पढ़ाया, ज्यादा तो पढ़ाई निकला नहीं। ये पहले पढ़ा चुके हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा KQ/R², KQ/R²। हाँ ये वेक्टर है, अगर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ अवे होगा, और अगर ये निगेटिव चार्ज है तो टुवार्ड्स होगा, है ना। लेकिन मैग्नीट्यूड यही रहेगा, वेक्टर है, E इज ए वेक्टर बट V इज अ स्केलर। तो पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वैल्यू KQ/R²।
आर स्क्वायर अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज अगर पॉइंट चार्ज निगेटिव, और पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, और इसमें डायरेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये स्केलर है, ये वेक्टर नहीं, तो इसका वैल्यू भी निगेटिव हो सकता है, सब डायरेक्शन होगा ही नहीं तो निगेटिव कैसे होगा, चार्ज के अनुसार। अगर प्लस चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव आंसर आएगा, चार्ज निगेटिव है तो उसमें माइनस वैल्यू रखना हो। इसमें माइनस नहीं रखते हैं, इसमें केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं, इसमें प्लस माइनस कोई भी वेक्टर 11th से 12th लेकर के कोई भी वेक्टर अगर आता है तो उसका मैग्नीट्यूड केवल हम लिखते हैं, और प्लस माइनस उसके डायरेक्शन के हिसाब से लिखा जाता है। अगर किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं तो अपोजिट निगेटिव लिखेंगे, लेकिन भी अगर कोई स्केलर है और उसके में वैल्यू अगर कोई चीज का निगेटिव है तो निगेटिव रखना। इसीलिए हम एक बात बोले थे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर हो उसके फॉर्मूला में अगर माइनस साइन आए तो लेना नहीं है, देखिए नहीं लिए, लेकिन जो स्केलर हो इसके फॉर्मूला में अगर माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस क्यू, तो छोड़ना नहीं, माइनस क्यू लेंगे, माइनस के क्यू बाई आर। जो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर है उसके फॉर्मूला में अगर माइनस साइन आए तो लेना नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड लिखना है डायरेक्शन के हिसाब से। अगर हाँ ही पॉजिटिव ही निगेटिव हो जाए तो डायरेक्शन के हिसाब से हो। इसलिए जो हम बताए थे उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर जो स्केलर है उसके फॉर्मूला में अगर माइनस साइन आए तो छोड़ना नहीं। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर है उसके फॉर्मूला में अगर माइनस साइन आता है तो लेना नहीं है, और जो स्केलर है उसके फॉर्मूला में अगर माइनस साइन आता है तो छोड़ना नहीं है, और ये दोनों बात भुलाना नहीं, और ये दोनों बात भुलाना नहीं है। पूरे फिजिक्स के लिए है, ये कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात नहीं है। वेक्टर में एडिशन वगैरह जो होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू, प्लस माइनस जो होता है डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक, द एंड।